प्रतिदर समष्टि का विभाजन और कुल प्रायिकता देखने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम हमारे पास है वो है बेज प्रमेय। बेज प्रमेय हमारे जो प्रमेय है वो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है बेज, और उन्हीं के नाम, उनके मरणोपरांत उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम बेज प्रमेय दिया गया। वैसे ये बेज प्रमेय 1763 में प्रकाशित हुई थी। कम से कम आप देख लीजिए 1863, 1963, 250 साल समथिंग हो गए हैं। तब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को उन्होंने बेज प्रमेय के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया था। तो ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और उन प्रॉब्लम्स को किस टाइप की वो प्रॉब्लम्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बेज प्रमेय का हम कथन देखेंगे और फिर हम जनरल मेथड से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे, और ये हमारे पास आज का मेथड रहेगा। तो बेज प्रमेय हमारे पास क्या है, जिस तरीके से आपने कुल प्रायिकता प्रमेय को डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि E1, E2, En इस तरीके से जो घटनाएं हैं वो किसी प्रतिदर समष्टि का विभाजन करती हैं, और ये घटनाएं जो हैं वो परस्पर अपवर्जी हैं और निःशेषी घटनाएं हैं तथा इनकी प्रायिकता शून्य नहीं है। ये तीन घटनाएं होने के बाद हमने जो प्रायिकता थी, कुल प्रायिकता PA से हमने दर्शाया था। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे बेज प्रमेय क्या कहता है आपको, तो ये देखिए कि यदि E1, E2, En अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर समष्टि के विभाजन हैं तो का निर्माण करती हैं, तो हमें सबसे पहले वो घटनाएं E1, E2, En जो प्रतिदर समष्टि का विभाजन करती हैं, तो ये जो घटनाएं हैं वो परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए। परस्पर अपवर्जी का मतलब है इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये घटनाएं निःशेषी घटनाएं होनी चाहिए, यानी अगर इनका यूनियन हम करें तो वो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर समष्टि बनना चाहिए, तथा कोई भी प्रायिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी प्रायिकता शून्य हो, यानी प्रायिकता का मान कुछ ना कुछ मान हमारे पास होगा। तो तब बेज ने इस प्रमेय के द्वारा ये हमें दिया कि EI/A आपके पास ये होगा। अब देखो ये आपको इस तरीके से इतने आसानी से नहीं समझ में आने वाला है। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो बैग है। ये हमारे पास बैग फर्स्ट है और ये आपके पास बैग सेकंड है। इन बैग में से नहीं कुछ बॉल हैं, जैसे लाल और काली गेंदें हैं। इसमें से लाल और काली गेंदें हैं, कुछ गेंदें हैं, कुछ 4 लाल काली 5 ऐसे कुछ लाल काली गेंदें हैं। इन दोनों बैगों में से ये बैग ऐसे समझ लो कि ये बैग मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, और इसमें से मैंने हाथ डाला और हाथ डाल के एक लाल गेंद मैंने निकाली। तो लाल गेंद हमने यहाँ से निकाली, तो ये जो लाल गेंद आना जो हमने कल हमारे पास कुल प्रायिकता को डिस्कस किया था, तो लाल गेंद आना अगर कोई घटना A है तो ये घटना A किस तरीके से है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसके अंदर हाथ डाला तो सबसे पहले मैंने, हो सकता है कि मैंने बैग जो फर्स्ट बैग है उसको सेलेक्ट किया और उसमें से मैंने लाल गेंद निकाली। ये मेरी E1 घटना है। दूसरी है E2 घटना कि मैंने दूसरे बैग को सिलेक्ट किया और फिर उसमें से मैंने लाल गेंद निकाली। यहाँ से देखेंगे आप, सबसे पहले मैंने E1 घटना है कि मैंने पहला फर्स्ट बैग चूज किया और उसमें से फिर मैंने लाल गेंद निकाली। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जब मैंने पहला बैग सेलेक्ट किया, ये मेरे पास है। ऐसे यहाँ पे E2 क्या है मेरे पास, मैंने दूसरा बैग सेलेक्ट करने की प्रायिकता है। तो ये दूसरा बैग सेलेक्ट करने के बाद उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता जब दूसरा बैग मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास A है। तो उस केस में आपके पास PA जो आपने लिखा था वो था PE1 PA/E1 PE2 और PA/E2, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये हमने कुल प्रायिकता अपने लास्ट क्लास में देखी थी। अब आपके पास सवाल आता है कि जो लाल गेंद आपने निकाली वो कौन से बैग में से निकाली, उसकी प्रायिकता बताइए। देखो लाल गेंद आपने निकाल ली, लाल गेंद हमारे पास आ गई है। तो लाल गेंद आने के बाद आपको ये बताना है कि वो लाल गेंद पहले बैग में से निकाली या दूसरे बैग में से निकाली। तो आपको यही हमारे पास सवाल बनता है E1/A कि पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रायिकता जब हमारी गेंद जो लाल गेंद निकाली गई, अगर हमने लाल गेंद A मानी ये जो घटना हो गई, यानी लाल गेंद हमने निकाल ली है, उसके पहले बैग में से निकालने की प्रायिकता बताओ, या फिर दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की प्रायिकता बताओ जब हमने लाल गेंद निकाल ली है।
तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो घटना ए है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास टोटल प्रायिकता, जो कुल प्रायिकता है हमारे पास ये है, इसको यहाँ से इसका रिवर्स है, यानी ये जो घटना हमारे पास हो चुकी है, ये घटना कौन सी बैग में से हुई है? क्या ये बैग फर्स्ट के कारण हुई है या बैग सेकंड से हुई है? अगेन देखेंगे, पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रायिकता जब मैंने लाल गेंद निकाल ली है, या दूसरा बैग सेलेक्ट करने की प्रायिकता जब मैंने लाल गेंद निकाल ली है। यहाँ पे मेरे को इसमें से आप देखेंगे तो देखेंगे ये हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, यानी विपरीत प्रायिकता हम निकालने जा रहे हैं। तो बेज जो प्रमेय है, तो बेज प्रमेय हमें आपको पास यहाँ पे प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने का विधि हमें देता है। तो बेज प्रमेय प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने की विधि देता है, प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने का मेथड हमें यहाँ पे देता है कि ये जो लाल गेंद हमने निकाली थी, ये लाल गेंद क्या पहले बैग से निकाली गई, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो यहाँ से देखिए EI/A, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमें, कि यही दिखा रहा है कि लाल गेंद पहले बैग में से सेलेक्ट की, जो लाल गेंद आ चुकी है वो पहले बैग में से निकाली, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और इसके लिए हमें बेज प्रमेय ने हमें एक कथन दिया है, जिसकी यहाँ से हमने हेल्प ली है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ यहाँ से देखते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ यहाँ से देख लेते हैं अपन। तो प्रूफ क्या है हमारे पास? प्रूफ वही है कि लाल गेंद आ चुकी है, लाल गेंद आ चुकी है, वो पहले बैग में से आने की प्रायिकता बताइए। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे पास कि हमें PEI/A ये हमें निकालना है। तो जो है आपके पास PEI इंटरसेक्शन A/A की प्रायिकता, ये हमारे पास है। सिंपल है, ये देखिए आपकी सहप्रतिबंध प्रायिकता ही है ये आपके पास, कि हमारे पास लाल गेंद आ चुकी है, वो लाल गेंद पहले बैग में से निकाली गई है। यहाँ पे ऐसी एक कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ये मैंने एग्जांपल लिया कि लाल गेंद आना, यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो EI ये जो हुआ है वो पहले बैग में से या फर्स्ट के द्वारा हुआ है या सेकंड के द्वारा हुआ है, उसके निकालने की प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला हमारे सहप्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड है, तो उसका हमने ये फॉर्मूला लिखा। और इसको आप जानते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला है पहले की प्रायिकता और दूसरे की प्रायिकता जब पहला हो चुका है, अपॉन ये आपके पास कुल प्रायिकता है PA। तो दो घटनाएं हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं PE1 PA/E1 हो जाएगा, और PE2 और PA/E2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये कुल प्रायिकता है, यहाँ पर n तक लिया है तो इसको हम n तक लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन है कि 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये यहाँ पे हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कुल प्रायिकता है, और यहाँ पे जिस के कारण हुआ है वो कारण हमें निकालना है। तो बेज प्रमेय हमें जो मेथड देता है वो प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने का, या जो प्रायिकता हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वो कारण हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो जो सवाल होगा आपके पास वो सवाल है, तो जो सवाल है ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने बेज थ्योरम से प्रतिलोम प्रायिकता या उसके होने की जो प्रायिकता है वो किसके कारण हुई, वो कारण जानने के लिए हम बेज प्रमेय का यूज करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपके सामने दी गया है, अपन इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल समझेंगे। एक बोल्ट बनाने की कारखाने में मशीनें A, B और C कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% तथा 40% बनाती हैं, बोल्ट बनाती हैं। मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% त्रुटिपूर्ण है। बोल्टों के कुल उत्पादन से एक बोल्ट यादृच्छिक से निकाला जाता है, वह त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्टोर है जिसमें बहुत सारे बोल्ट रखे हुए हैं। हमने एक जो बोल्ट रखा, A मशीन से जो बोल्ट बनाए वो हमने यहाँ पे रखे, इसमें मशीन 25% बोल्ट बनाती है कुल का। B जो मशीन बोल्ट बनाती है वो 35% बोल्ट बनाती है, और C मशीन जो है वो 40% बोल्ट बनाती है। ये तीनों बोल्ट हम ऐसे इस तरीके से हमने एक रूम में हमने रख दिए जो अलग अलग हैं। अब बोल्ट बनाने की 3 घटनाएं हैं मेरे पास, A, B, C 3 अलग अलग घटनाएं हैं। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये बोल्ट अलग है, ये बोल्ट अलग है। ये मशीन A के द्वारा बनाए गए हैं, ये मशीन B के द्वारा बनाए गए, ये मशीन C के द्वारा बनाए गए। तो तीनों की तीनों जो परस्पर अपवर्जी हैं, आप देख सकते हो E1, E2, E3 है। तो आपको जोड़ दें तो ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। अब एक घटना जो इन तीनों से संबंधित है,
तो इनकी संगत घटना घटती है जिसको हम ए लेते हैं, तो वो ए घटना क्या है? वो घटना बोल्ट है। तो जो खराब बोल्ट आना, त्रुटिपूर्ण आना, वो आपके पास त्रुटिपूर्ण आना जो है, त्रुटिपूर्ण आना जो है वो संगत घटना ए है। अब आपने इस तीनों में से कोई एक बोल्ट निकाला तो उस बोल्ट के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता हमें दी हुई है। तो मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% त्रुटिपूर्ण है। बोल्ट के उत्पादन से एक बोल्ट ज़्यादा से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया? तो देखिए आपके पास 3 घटनाएं हैं। ये घटना E1, E2 और E3। E1 घटना है मशीन ए के द्वारा बोल्ट बनाना, E2 है मशीन बी के द्वारा बोल्ट बनाना, E3 है मशीन सी के द्वारा बोल्ट बनाना है। ए आपका त्रुटिपूर्ण आना है। ए जो घटना है उसका मीनिंग है त्रुटिपूर्ण आना। तो देखिए क्या है, ए है संगत घटना, इसका मतलब है त्रुटिपूर्ण आना। त्रुटिपूर्ण बोल्ट मेरे को कैसे मिल सकता है? आप देखो मैं उस रूम में गया और वहाँ से मैंने कोई एक बोल्ट उठाया, तो त्रुटिपूर्ण बोल्ट मेरे को कैसे कैसे मिल सकता है? हो सकता है कि मैं सबसे पहले PE1 किया। मैंने PE1 का मतलब है कि मैंने मशीन ए के द्वारा जो बोल्ट बने उनमें से एक बोल्ट उठाया और उसमें से मेरा त्रुटिपूर्ण बोल्ट होने की प्रायिकता ये होगी। PE1 जो है वो मेरे को दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं वो 25% है, आपके पास 25% है। PA/E1 जो है वो मेरे पास 5% है। सो उसके बाद मैंने E2 ये इवेंट सेलेक्ट की, यानी इसकी होने की प्रायिकता ये क्या है कि मशीन बी के द्वारा जो बोल्ट बनाए गए हैं वो मैंने यहाँ से लिए और उसके बाद मैंने त्रुटिपूर्ण बोल्ट निकाला, वो हो गया E2। यानी त्रुटिपूर्ण बोल्ट होने की प्रायिकता जब मैंने E2 सेलेक्ट किया। इसी के साथ E3 का मतलब यहाँ से आपके पास क्या है कि E3 सेलेक्ट करने के बाद E3 घटना है जो क्या है कि मशीन सी के द्वारा बोल्ट बनाने की प्रायिकता या सी के द्वारा जो बोल्ट बनाए जाते हैं वो घटना E3 है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास बोल्ट की त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता जब मैंने E3 से बोल्ट बनाए, E3 मशीन सी के द्वारा बोल्ट बनाए गए उनमें से मेरे त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता, तो ए क्या है? तो ए आप समझ गए होंगे मेरे बच्चों। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया और उनको अगर ऐड कर दें तो वो आपके पास ए कुल प्रायिकता है। तो यहाँ से आप कुल प्रायिकता निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि जो त्रुटिपूर्ण बोल्ट आया है वो त्रुटिपूर्ण बोल्ट मशीन बी के द्वारा बनाया गया है, इसकी प्रायिकता दीजिए। और मशीन बी के द्वारा बनाना हमने E2 माना है, तो E2/A हमें निकालना है। वो हमसे पूछ सकता था कि मशीन ए के द्वारा बनाए गए, तो त्रुटिपूर्ण बोल्ट आया है वो मशीन ए के द्वारा बनाया गया है, यानी वो हमसे पूछता E1/A। सी के द्वारा बनाया गया है तो हमसे पूछता E3/A। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है, तो वो हमसे ये पूछ रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं एक सह प्रतिबंध प्रायिकता ही है। इसका मीनिंग आप जानते हैं, तो ये हो गया सर E2/PA और टोटल प्रायिकता PA। आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद करने का तरीका बता दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये हो जाएगा PE2/PA/E2, ये बन गया आपके पास। और नीचे टोटल प्रायिकता आ जाएगी आपके पास E1 के कारण, E2 के कारण और E3 के कारण। सबको अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एक हमारे फॉर्मूला हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम जो है वो आपके पास सोल्व हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कि हमें इस प्रॉब्लम को समझना कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है। तो वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि क्या प्रायिकता है कि ये बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया, इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, हमने किस तरीके से निकालना है। तो देखिए प्रतिलोम प्रायिकता, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि जो आपके पास बोल्ट है वो डिफेक्टिव आ गया, वो आपका त्रुटिपूर्ण आ गया, तो अब बताओ जो मशीन बी के द्वारा बनाया गया था, तो हमसे प्रतिलोम प्रायिकता पूछी गई है। या हमसे पूछा गया है कि जो बोल्ट त्रुटिपूर्ण है वो किसके कारण आया, हमसे वो कारण पूछा गया है। तो उस केस में आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे समझाया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज़ें हमें यहाँ पे हैं उनको हम अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करते हुए उनकी वैल्यू पुट करेंगे और देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हल देखते हैं तो आप देखते हैं कि E1 है मशीन ए के द्वारा बोल्ट निर्माण, बोल्ट उत्पादन।
और वो आपका है 25%। तो उसकी प्रायिकता जो होगी E1, तो वो हम लास्ट में लिख लेंगे प्रायिकता। E2 क्या है, मशीन B के द्वारा बोल्ट बनाना। E3 क्या है, मशीन C के द्वारा बोल्ट निर्माण है। तो PE1 क्या होगी मेरे पास, मशीन A के द्वारा बोल्ट उत्पादन, वो हो जाएगा 25/100, वो हो गया मेरे पास 0.25। फिर हो जाएगा मशीन B के द्वारा मशीन बनाने की प्रायिकता, उसको E2 लिया हमने, और वो है हमारे पास 35% है, 35/100 यानी 0.35। इसके बाद है PE3 और वो है हमारे पास 40% यानी 40/100 यानी हो गया 0.40। इसके बाद देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया हुआ है मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% त्रुटिपूर्ण है। आपने देखा कि एक जो घटना है वो है त्रुटिपूर्ण होना, यादृच्छिक घटना त्रुटिपूर्ण बोल्ट निकालना, त्रुटिपूर्ण बोल्ट निकालना। जो आपने बोल्ट निकाला वो त्रुटिपूर्ण है, वो ए संगत घटना है। तो उस बोल्ट के त्रुटिपूर्ण आने की प्रायिकता जब आपने मशीन ए के द्वारा बनाया, तो त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता जब बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया, जब बोल्ट का उत्पादन मशीन ए द्वारा किया गया, तो PA/E1 जो है आपका वो है 5%, यानी 5/100 यानी 0.005। सेकंड होगा आपके पास त्रुटिपूर्ण आने की प्रायिकता जब आपने दूसरे मशीन B के द्वारा हमने उत्पादन किया, तो वो है हमारे पास 4%, तो ये बन जाएगा 4/100 तो 0.04। और मशीन C के द्वारा त्रुटिपूर्ण होना जब मशीन C के द्वारा किया गया तो वो है 2%, तो वो है 0.002। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें आसान रहे। तो PA/E1 जो है वो है आपका 0.005, PA/E2 जो है आपके पास वो है आपके पास 0.04 है आपके पास, 0.05 ये। और PA/3 जो है आपके पास PA/E3 जो है वो है 0.02। ये हमारे पास है। अब हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो सवाल क्या है आप देखिए, तो सवाल है कि जो त्रुटिपूर्ण बोल्ट आया है वो मशीन B के द्वारा उत्पादन किया गया हो। तो हम बेज प्रमेय यहाँ पे काम लेंगे। तो बेज प्रमेय से हम सवाल को देखते हैं कि त्रुटिपूर्ण बोल्ट मशीन B के द्वारा बनाया गया, यानी हमें निकालना है PE2/A। देखो E2 क्यों, मैंने E2 वो घटना ली है जिसमें मशीन B के द्वारा जो उत्पादन किया गया है। तो E2/A आप लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा PE2 PA/E2 अपॉन में हो जाएगा आपके पास PE1, नीचे आ जाएगा कुल प्रायिकता PE1 PA/E1 PE2 PA/E2। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे अपन फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू हो जाएगी PE2 जो है आपके पास वो है 0.35 मल्टीप्लाई बाई A/E2 वो है आपके पास 0.04 अपॉन में E1 जो है PE1 है 0.25 मल्टीप्लाई A/E1 0.05। E2 आपके पास ये है ही जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, और E3 है आपके पास 0.40 मल्टीप्लाई बाई A/E3 0.02। तो यहाँ से इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। बस सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। तो पॉइंट जो है हमारे पास वो कितने डिजिट पे है आपके पास, 5/100 था 0.05, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास है।
तो जो पॉइंट है वो 4 डिजिट पे है, 1 2 3 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 35 4 जा 140, तो 140 अपॉन 10⁴, 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट है, और ये बन जाएगा 25 1 जा 125 अपॉन 10⁴, ये बन जाएगा 140 अपॉन 10⁴, और ये बन जाएगा 80 अपॉन 10⁴। इसको हमने कन्वर्ट किया। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास, तो इसको सॉल्व किया तो देखिए 1 अपॉन 10⁴ कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से नीचे भी आपके पास 1 अपॉन 10⁴ कॉमन है, तो बन जाएगा 125 प्लस 140 प्लस 80, तो ये पार्ट आपका कट हो जाएगा, और इसमें जो बनेगा आपके पास, इसमें जो बनेगा वो बन जाएगा आपके पास 140 अपॉन, इसको अगर ऐड करें तो ये देखिए 140 और 180, 220 320 345 बन जाएगा मेरे पास। अब इसको कट करते हैं सिंपली 5 से कट करेंगे तो बन जाएगा 5 2 जा 10, 5 10 10 4 8 40 28, इसको करेंगे 7 6 5 30 28 अपॉन 69, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो देखिए सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंप्लीफाई किया और देन इसको सोल्व किया, तो ये तो सिंपल आपका आंसर है। आगे आपको कैसे सोल्व करना है वो बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सवाल को समझना है, समझने के बाद पढ़ने के बाद समझना है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।